आज जो हम पढ़ेंगे दैट इज मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? संविधान। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन संविधान, आपने इसके बारे में सुना होगा। एक्चुअल है क्या, क्या कहता है, क्या लिखा है, क्यों बनाया? सो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? ये एक रूल बुक है। ठीक है, किसी भी, जैसे आप एक एग्जांपल लें कि अगर आप कोई भी गेम खेल रहे हैं, चाहे आप फुटबॉल खेल रहे हैं तो क्रिकेट खेल रहे हैं, तो उसमें कुछ रूल्स होते हैं जो रूल्स सबको फॉलो करने पड़ते हैं, जो भी उस गेम को खेलता है। उस रूल्स को बनाने का फायदा क्या है कि उस गेम को खेलने में एक, आप कहें, एक जस्टिस इंश्योर्ड हो जाती है कि सब सही तरीके से खेलेंगे। ठीक है, और वो जो रूल्स हैं वो उस गेम को दूसरी गेम से सेपरेट भी करते हैं। जैसे आप फुटबॉल अगर आप खेल रहे हैं तो आप देखते हैं कि फुटबॉल खेलते टाइम बॉल अगर हाथ से टच हो जाए तो फाउल हो जाता है। ठीक है, सो वो कुछ रूल्स हैं जो एवरीबडी नीड टू बी फॉलोड, और गोलकीपर जो है ही कैन टच द बॉल। ठीक है, सो ये जो रूल्स होते हैं वो गेम को सही तरीके से खेलने में हेल्प करते हैं, सबको इक्वालिटी प्रोवाइड करते हैं, और सबको पता है कि सही तरीके से गेम फुलफिल हो गए, और साथ ही ये उस गेम को दूसरी गेम से सेपरेट भी करते हैं। अब जब हम इसी कंडीशन को सोसाइटी पे अप्लाई करते हैं कि हम एक समाज में रहते हैं, अब समाज में हर चीज, जो सरकार है, जो कानून है, जो भी काम कर रही है सरकार, वो सही तरीके से करे, सबके लिए बराबर तरीके से करे, सबको नीड्स का, सबके जरूरतों का प्रॉपर ध्यान रखा जाए। उसके लिए कुछ सेट ऑफ रूल्स बना दिए जाते हैं। ठीक है, कि इन्हीं रूल्स के हिसाब से गवर्नमेंट काम करेगी, मिनिस्टर्स काम करेंगे, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन काम करेगी। इस रूल से फायदा क्या होगा कि एक, सब लोगों को इक्वालिटी मिल जाएगी, बराबरी से सब को जस्टिस इंश्योर हो जाएगी, और साथ ही ये जो रूल्स है ये एक कंट्री को दूसरी कंट्री से सेपरेट और डिस्टिंग्विश करने में हेल्प करेंगे कि किस तरह से हमारा देश या हमारी जो सरकार है या हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन का तरीका है वो दूसरों से डिफरेंट है। ठीक है, तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत पड़ी। ठीक है, तो अभी आपको ये समझ आ गया होगा कि संविधान है क्या। संविधान है रूल्स, ठीक है, सेट ऑफ रूल्स जो कि रिटन फॉर्म में है। ठीक है, और ये किसके लिए है? ये हमारे देश के लिए, एक बाउंड्री तक ही लिमिट होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन की सिर्फ हमारे देश के पास है, ब्रिटेन का भी है, ये अमेरिका का भी है, ये सब डिफरेंट कंट्रीज का है, पर ये वेरी करता है, कभी कहीं ये रिटन है, कहीं ये अनरिटन है। अगर आप ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो वो अनरिटन है। ठीक है, वो लिखा नहीं है, लिखित में नहीं है, बट हमारा क्या लिखित में है कि कहीं अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है, कभी कोई कन्फ्लिक्ट हो जाता है, विरोध हो जाता है, तो जाके आप संविधान को खोल के आप देख सकते हैं कि हाँ उस पर क्या लिखा है, तो उसके बेस पर डिसीजन लिया जा सकता है। फाइन है, क्लियर है, इतना पता चल गया कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, रूल्स हैं, सेट ऑफ रूल्स हैं जो लिखे गए। अब ये किस तरह से बना, किस तरह से ये माइंड में आया कि कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना चाहिए, आना चाहिए, किस तरह से ये स्टार्ट हुआ? तो पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन की बात आती है दैट कम्स इन 1934। 1934 में बात होती है कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहिए। इंडियन नेशनल कांग्रेस से पहले आप एक तरह से बोल सकते हैं एमएन रॉय, इस तरह के फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का जो आइडिया था वो पहली बार किसने दिया। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली क्या है? जो संविधान बनाने के लिए एक असेंबली बनाई गई थी, लोगों का गठन किया गया था कि संविधान बनाना है। ठीक है, जैसे कोई चीज़ बनानी होती है, कोई अगर कोई स्ट्रक्चर ही प्रिपेयर करना है, कोई इमारत ही बनानी है, तो लोगों का एक ग्रुप बनाया जाता है, इंजीनियर्स होते हैं, जिसमें आर्किटेक्चर्स होते हैं, ठीक है, जिसमें कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, उनका एक ग्रुप बनाया जाता है कि हाँ ये बिल्डिंग तैयार करनी है। उसी तरह से जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की बात चली तो उसे बनाने के लिए कुछ लोगों का गठन किया गया जिनको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो आइडिया है वो सबसे पहले आता है 1934 में बाय एमएन रॉय। ठीक है, इतना आपको माइंड में रखना है, याद रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन इस पे पूछ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस पहली बार डिमांड करती है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को फ्रेम करने के लिए।
कांग्रेस फर्स्ट डिमांडेड अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आइडिया आ रहा है इन 1934 में बाय एम.एन. रॉय। इट इज जस्ट एन आइडिया कि माइंड में आया कि देयर शुड बी अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, एक असेंबली होनी चाहिए जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाए। लेकिन पहली बार डिमांड की जाती है 1934 में बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडिपेंडेंस से पहले जो मेजर पॉलिटिकल पार्टी हमारे देश में काम करती थी दैट वाज इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, क्लियर है। 1938 में जवाहरलाल नेहरू डिक्लेयर करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया मस्ट बी फ्रेम्ड विदाउट आउटसाइड इंटरफियरेंस। अब देखिए 1934-35 की बात हो रही है, देश किसके अंडर है? अंग्रेजों के। अब जब वो पहली बार बोलते हैं अंग्रेजी सरकार को कि हमें अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद बनाना है, उस कॉन्स्टिट्यूशन के बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए। तो उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कौन मेंबर्स होने चाहिए? क्योंकि अभी तक जितने भी निर्णय थे, जितने भी कानून थे, वो कौन बना रहा था? अंग्रेजी सरकार बना रही थी। तो 1938 में जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जितने भी मेंबर्स होंगे वो इंडिया के होने चाहिए और बाहर से कोई भी इंटरफेरेंस उसमें नहीं होना चाहिए। कि जो असेंबली बैठी है, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी, वो भारतीय लोग होने चाहिए। ठीक है, और वो किस तरह चुने जाने चाहिए? एडल्ट फ्रेंचाइज। एडल्ट फ्रेंचाइज मतलब जो अभी हमारे देश में लागू किया जाता है कि हर एक इंसान जो 18 साल से ऊपर है वो वोट दे सकता है ना, वो अपना मिनिस्टर चुन सकता है, वो रिप्रेजेंटेटिव चुन सकता है। तो उसी तरह से एडल्ट फ्रेंचाइज के बेस पर जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स हैं उन्हें चुना जाएगा और बाहर का कोई भी इंटरफेरेंस, अंग्रेजी सरकार का या किसी भी फॉरेन कंट्री का, उसमें कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। तो ये पूछ सकते हैं कि फर्स्ट टाइम इसकी डिमांड कि सिर्फ इंडियंस ही होने चाहिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में विदाउट बाहर की इंटरफेरेंस, वो किसने किया था? सो दैट वाज बाय जवाहरलाल नेहरू। लेकिन आइडिया आप अगर बात करेंगे कि आइडिया कहां आया, आइडिया इज कम्स फ्रॉम एम.एन. रॉय। ठीक है, सो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर ब्रिटिश सरकार इस बात को पहली बार कब मानती है कि वो भारतीयों को यह हक देने के लिए तैयार है कि वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद बनाए? दैट इज फर्स्ट टाइम गिवन इन 1940, 1940 में, हमारी आज़ादी के 7 साल पहले। 1934 में आइडिया आ रहा है और 1940 में अंग्रेजी सरकार ये मान जाती है कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का जो हक है, जो राइट है, वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे, बशर्ते उस टाइम के क्या चल रहा है, ये कौन सा टाइम पीरियड आ रहा है? सेकेंड वर्ल्ड वॉर का। तो उस वक्त अंग्रेजी सरकार को किसी भी तरह से भारत का जो सपोर्ट है ना वो चाहिए था वर्ल्ड वॉर में। तो वो फर्स्ट टाइम ऑगस्ट ऑफर में, ये नाम आप इसको डिटेल में आपको जानने की जरूरत नहीं है कि ऑगस्ट ऑफर क्या था, बस इतना जान लीजिए कि ऑगस्ट ऑफर में फर्स्ट टाइम अंग्रेजी सरकार ने एक्सेप्ट की थी डिमांड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। ठीक है, तो क्वेश्चन बन सकता है कि ब्रिटिश सरकार ने फर्स्ट टाइम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड को कब एक्सेप्ट किया था? सो इट वाज एक्सेप्टेड इन ऑगस्ट ऑफर इन 1940। तो ईयर भी इंपॉर्टेंट है और ऑगस्ट ऑफर भी। ओके, सो नेक्स्ट इज 1942 क्रिप्स मिशन, जो कि प्रपोजल ड्राफ्ट करता है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो मुस्लिम लीग के द्वारा रिजेक्ट कर दिया जाता है। इट इज नॉट मच इंपॉर्टेंट। ठीक है, 1942 का क्रिप्स मिशन आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, बट 1946 कैबिनेट मिशन, जो प्रेजेंट जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उसकी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी ना, वो उसमें कितने मेंबर होंगे, किस तरह से चुना जाएगा, कहाँ कहाँ से चुने जाएंगे, वो सब जो प्रोविजन थे ना वो कैबिनेट मिशन प्लान के थे। कैबिनेट मिशन प्लान जो आया था 1946 में। ठीक है, तो पहले आइडिया कब आ रहा है? 1934 में एम.एन. रॉय ने। जवाहरलाल नेहरू 1938 में फर्स्ट टाइम ये डिमांड कर रहे हैं कि बाहर की इंटरफेरेंस के बगैर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बननी चाहिए। 1940 में ब्रिटिश सरकार फर्स्ट टाइम इस चीज को एक्सेप्ट कर रही है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने का जो आपका डिमांड है उसे मान रही है। और 1946 में जो कैबिनेट मिशन आता है उसके प्रपोजल के बेस पे ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाया जाता है। क्लियर है यहां तक? ओके, नाउ कमिंग टुवर्ड द कॉम्पोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इतना क्लियर हो गया कि 1946 में एक प्लान ड्राफ्ट किया गया ब्रिटिश सरकार द्वारा, जिसको कैबिनेट मिशन प्लान कहते हैं, और उसी में कुछ प्रोविजन लिखे गए कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाएगी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वो लोगों का गठन किया जाएगा जो हमारा संविधान बनाएंगे।
ठीक है, अब वो लोग कहाँ से चुने जाएंगे, क्या वो चुने जाएंगे, क्या वो नॉमिनेट किए जाएंगे, इसके बारे में हम देखते हैं। ठीक है, तो क्या था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का कॉम्पोजिशन। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मेंबर्स जो थे वो पार्टली इलेक्टेड थे और पार्टली नॉमिनेटेड थे। इलेक्टेड मतलब चुनना, जैसे अभी हमने सरकार को चुना है वोट देके, उसको कहते हैं इलेक्ट करना। नॉमिनेट क्या होता है, जहाँ पे चुना नहीं जाता, वोटिंग नहीं की जाती, वहाँ पे नॉमिनेट किया जाता है, नाम लिया जाता है कि उस टाइम पे, क्योंकि हमारे देश में स्टेट्स भी थी और कुछ प्रिंसली स्टेट्स भी थी। प्रिंसली स्टेट मतलब जहाँ राजा महाराजा भी राज करते थे। तो प्रिंसली स्टेट्स जो थी वहाँ से राजा महाराजा अपनी मर्जी से अपने राज्य में से किसी एक पर्सन को नॉमिनेट करके भेजेंगे। नंबर्स जो भी डिसाइड किए गए होंगे उतने लोगों को नॉमिनेट करेंगे और भेजेंगे। ठीक है, सो नॉमिनेट के लिए इलेक्शन नहीं होती, वोटिंग नहीं होती, जस्ट नॉमिनेट नाम लिया जाता है और उन्हें भेज दिया जाता है। ठीक है, सो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसमें आधे लोग जो थे वो इलेक्टेड थे और आधे नॉमिनेट थे। जो इलेक्टेड मेंबर थे वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड थे। ठीक है, इनडायरेक्टली इलेक्टेड का क्या मतलब है, अब आप देखिए, अभी लोकसभा के इलेक्शन हुए, वोट दिया सभी ने। ठीक है, जो भी 18 ईयर्स से ऊपर होंगे उन्होंने वोट दिया होगा। ठीक है, 18 साल से जो भी ऊपर थे उन्होंने वोट दिया होगा। सो वो थी डायरेक्ट इलेक्शन। आप गए, आपने जिस कैंडिडेट को वोट दिया, अगर उसको मेजॉरिटी वोट मिल गए तो वो जीत गया और वो एमपी बन गया। ठीक है, दैट इज अ डायरेक्ट इलेक्शन। अब इनडायरेक्ट इलेक्शन क्या है, आपने जो मिनिस्टर चुना, ठीक है, वो आगे जाके किसी और को चुने आपके बिहाफ पे, आपने उस मिनिस्टर को चुना है। ठीक है, जैसे हमारे देश में राज्यसभा में होता है। ठीक है, अभी जब हम पढ़ेंगे राज्यसभा के बारे में तो उसमें हम देखेंगे। आप बस अभी के लिए इतना जान लीजिए कि इनडायरेक्ट इलेक्शन क्या होता है कि आपके द्वारा चुने गए रिप्रेजेंटेटिव दूसरे लोगों को चुनते हैं, आप डायरेक्टली नहीं चुनते। जैसे आप प्रेसिडेंट डायरेक्टली नहीं चुनते ना, प्राइम मिनिस्टर भी डायरेक्टली नहीं चुनते, है ना, आपने तो एमपी चुना है, तो एमपी चुना है और एमपी आपस में से किसी को चुनकर प्राइम मिनिस्टर बना देते हैं। ठीक है, सो दैट इज इनडायरेक्टली इलेक्टेड। तो जो इलेक्टेड मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड हुए थे। कहां से, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली से। प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली, जैसे हमारे यहाँ विधानसभाएं होती हैं, राज्यों में होती है ना विधानसभाएं। ठीक है, हमारे देश हमारा जो जम्मू एंड कश्मीर है वो भी जब राज्य हुआ करता था तो थी यहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली। अब तो यूटी हो गई है, अभी भी लेजिस्लेटिव असेंबलीज में है, बट अभी कोई इलेक्शन नहीं हुई है जब से यूटी बनी है। ठीक है, सो दैट लेजिस्लेटिव असेंबली। उसी तरह से उस टाइम पे स्टेट्स पे नहीं डिवाइड किया गया था, ब्रिटिश सरकार का रूल था तो प्रोविंसेस कहते थे। तो प्रोविंसेस में जो लेजिस्लेटिव असेंबली हुआ करती थी उनमें से जो मेंबर चुने हुए थे उन्होंने चुनकर फर्दर भेजा असेंबली के मेंबर्स को। इनडायरेक्ट इलेक्शन समझ में आ गया, आप डायरेक्टली नहीं चुनते, आपके रिप्रेजेंटेटिव फर्दर चुन के आगे मेंबर्स को भेजते हैं। ठीक है, ओके, सो टोटल स्ट्रेंथ क्या थी, 389। तो आपको इसमें क्या याद रखना है कि सारे इलेक्टेड नहीं थे, सारे नॉमिनेटेड नहीं थे, आधे इलेक्टेड थे आधे नॉमिनेटेड थे। और क्या वो डायरेक्टली इलेक्टेड थे, नहीं, वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड थे। ठीक है, टोटल स्ट्रेंथ क्या थी, 389, जिसमें से 296 ब्रिटिश इंडिया यानी कि प्रोविंसेस से और 93 प्रिंसली स्टेट्स। प्रिंसली स्टेट्स मैंने आपको बताया वो जगहें जहां पे अभी भी राजा महाराजा थे। रूल तो एक्चुअल में ब्रिटिशर्स का ही था, बट कहने के लिए राजा महाराजा अभी भी गद्दी पे थे। ठीक है, काम तो वो सारा ब्रिटिशर्स की मर्जी से ही करते थे, उनके खिलाफ वो कुछ नहीं कर सकते थे, बट स्टिल मतलब एक तरह से आप कहें उनका स्टेटस एज सच वैसा मेंटेन था। ठीक है, सो 93 आती थी प्रिंसली स्टेट से और 296 कम्स फ्रॉम द ब्रिटिश इंडिया। सो दैट वॉज अबाउट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। लेकिन फाइनल आप जब देखेंगे कि जिन्होंने हमारे देश का संविधान बनाया उसमें ये टोटल 296 नहीं रह गए थे, इट इज रिमेन जस्ट 229, क्योंकि जो मुस्लिम लीग के पर्सन थे जब वो पाकिस्तान की डिवीजन की बात हुई तो वो सेपरेट हो गए और उन्होंने उसमें से अपने आप को अलग कर लिया। ठीक है, पाकिस्तानी टेरिटरी के जो थे उन्होंने विड्रॉ कर लिया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से, तो एक्चुअल में 296 से 229 रह गए। ठीक है, और यहाँ पे 93 से इट रिमेन्स 70। एक्चुअल में जब कैबिनेट मिशन प्लान बैठा देन इट वाज डिसाइडेड कि 296 और 93 होगा, लेटर ऑन इट 229 और 70। ठीक है, अगर पूछा गया तो दिस नंबर विल बी आस्क्ड। ठीक है,
फाइन। बाकी आप ऑप्शंस में से देख के डिसाइड कर सकते हैं कि जो ऑप्शंस में होगा देन यू विल मार्क दैट। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट वर द डेवलपमेंट ड्यूरिंग द मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब यहाँ तक हम समझ चुके हैं कि पहला जो बात आई है कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की वो कब आई, आइडिया कब आया, कब अंग्रेजी सरकार ने ये माना कि इनको हक देना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का, किस प्लान में प्रोविजंस थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कितने मेंबर्स थे। ठीक है, इतना हमने पढ़ लिया। ठीक है, ये भी हमने जान लिया कि कैबिनेट मिशन प्लान जो आया था उसी के प्रोविजन के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो पहली सिटिंग होती है वो होती है 9 दिसंबर 1946। ये डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, फर्स्ट डेट इतनी जनरली नहीं पूछी जाती है। इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट है हु वाज द प्रेसिडेंट, दैट इज राजेंद्र प्रसाद उस वक्त बने उनके प्रेसिडेंट, एंड हरेंद्र कुमार मुखर्जी एंड वीटी कृष्णमाचारी वाज द वाइस प्रेसिडेंट। ये तीनों चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डेट उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है कि किस तारीख को वो चुने गए, 11 दिसंबर 1946 को, लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो हमारी बैठी उसके प्रेसिडेंट थे राजेंद्र प्रसाद, लीगल एडवाइजर थे BN राव। ये लीगल एडवाइजर बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया है कि हु वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल एडवाइजर, BN राव, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट एंड लीगल एडवाइजर इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप रट लीजिए, दिमाग में बिठा लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट वाइस प्रेसिडेंट हरेंद्र कुमार मुखर्जी एंड वीटी कृष्णमाचारी। ठीक है, ये तीनों इंपॉर्टेंट हैं जो आपको माइंड में रखने हैं। नेक्स्ट कम्स द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ये किसने पास किया था और कब पास हुआ था? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, जवाहरलाल नेहरू जो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे, उन्होंने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 13 दिसंबर 1946 में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के सामने रखा। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या था, आप एक तरह से समझ ले जैसे कोई किताब होती है, कोई भी आप बुक पढ़ते हैं तो उसमें उसके फर्स्ट चैप्टर में होता है ना प्रीफेस, कि इस बुक में क्या लिखा गया है, क्यों इस बुक को बनाया गया, क्या इस बुक का मकसद था, वो सब प्रीफेस में लिखा होता है। उसी तरह से ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था। अब कॉन्स्टिट्यूशन एक बुक बन रही थी, ठीक है, उसमें रिटन रूल्स थे सारे कि किस तरह से सरकार चुनी जाएगी, किस तरह से काम होगा, किस तरह से हक दिए जाएंगे, कौन सी ड्यूटीज होंगी, वो सब लिखना था। तो किसी भी किताब को बनाने से पहले एक प्रीफेस होना जरूरी है कि उस किताब में क्या है, क्या किस डायरेक्शन में उस किताब को लेके जाना है। उसी के बारे में ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को जवाहरलाल नेहरू ने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के सामने रखा, जो बेसिकली बताता है कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी, कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का बेस क्या है, आइडल क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, कि किस बारे में, किस डायरेक्शन में इट विल फोकस्ड। ठीक है, सो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसने लाया? जवाहरलाल नेहरू ने। दिस इज इंपॉर्टेंट। कब लाया? 13 दिसंबर 1946 में। ठीक है, ओके, नेक्स्ट इज, दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन इसमें कुछ वर्ड्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, उनके मीनिंग्स एज सच की अगर इंडिविजुअल मीनिंग उठा के उसका पूछ लेते हैं कि व्हाट डज इट स्टैंड्स फॉर, तो आपको पता होना चाहिए। एज सच ये पूरी स्टेटमेंट्स आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सो सबसे पहले डेमोक्रेटिक यानी कि लोकतांत्रिक, जहां पे लोग खुद अपने, ये जो सब पॉइंट्स हैं ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में लिखे गए थे, जो हमारे प्रियम्बल में भी, प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट पेज, उसमें भी लिखे गए हैं। ठीक है, तो ये जो सारे वर्ड्स हैं ये प्रियम्बल में मेंशन हैं। ठीक है, प्रियम्बल भी हम पढ़ेंगे, उसमें इंपॉर्टेंट वर्ड्स को भी पढ़ेंगे ताकि वर्ड्स का जो आपको अंडरस्टैंडिंग हो वो हो। डेमोक्रेटिक का क्या मतलब होता है? लोकतांत्रिक, जहां पे लोग खुद अपनी सरकार चुनते हैं। ठीक है, रिपब्लिक का क्या मतलब होता है? रिपब्लिक गणतंत्र, मतलब जो हेड ऑफ गवर्नमेंट है वो हेरिडिटरी नहीं है, वो राजा महाराजाओं की तरह कि एक राजा है, उसका बेटा राजा बना, फर्दर उसका बेटा राजा बना, ऐसा नहीं है। हेड ऑफ गवर्नमेंट जो है वो इलेक्टेड है। हमारे देश में प्रेसिडेंट का बेटा प्रेसिडेंट नहीं बनता है, कोई भी प्रेसिडेंट बन सकता है, इलेक्टेड है वो, है ना, उसका सेट प्रोसीजर है। सो दैट इज रिपब्लिक, कि हेड ऑफ गवर्नमेंट जो है दैट इज नॉट हेरिडिटरी। सॉवरेन, कि हम किसी पावर के अंडर नहीं है, अपने देश के बारे में जो भी निर्णय लेने हैं, सुरक्षा का, डिफेंस का, फाइनेंस का, वट एवर इट इज, हम इंडिपेंडेंट हैं, हम किसी के डोमिनियन नहीं है, किसी के अधिराज्य भी नहीं है, किसी के अंडर नहीं आते। ठीक, क्लियर है? ओके, फेडरल
हमारे देश पे जो गवर्नमेंट का लेवल है वो 3 लेवल पे होगा। आप देखिए हमारे देश में सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट, फिर पंचायत आती है ना। तो नेशन के बेस पे सेंट्रल रूल करती है, स्टेट पे स्टेट रूल करती है, और पंचायतों पे, छोटे छोटे गाँव में पंचायत रूल करती है, और शहरों पे म्यूनसिपालिटी। सो दैट इज फेडरल, कि डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होंगे, ठीक है। इक्वालिटी, बराबरी, सब इक्वल हैं, कास्ट, रेस, सेक्स, रिलीजन, किसी पे भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। जस्टिस, न्याय, सबको न्याय मिलेगा, जस्टिस सबका हक है। फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, एसोसिएशन, सबको आज़ादी है सोचने की, बोलने की, विश्वास रखने की, बिलीफ सिस्टम, फेथ की, और एसोसिएशन, ग्रुप बनाने की, ये सबको हक है। नेसेसरी प्रोटेक्शन टू द माइनॉरिटीज एंड बैकवर्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी, हमारे देश में रिजर्वेशन है बैकवर्ड सोसाइटीज के लिए, है ना, और माइनॉरिटीज के लिए। सो दैट वाज आल्सो, क्योंकि जब देश आज़ाद हुआ उस वक्त माइनॉरिटीज की, बैकवर्ड क्लासेस की बहुत बुरी, उनकी जो स्टेटस था दैट वाज वेरी बैड, ठीक है, उनके साथ बहुत डिस्क्रिमिनेशन होकर रखी थी। सो दैट इज द रीजन कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया तो उनके लिए स्पेसिफिकली प्रोविजंस बनाए गए ताकि उनको बाकी सोसाइटी के लेवल पे लाके एक इंक्लूसिव ग्रोथ कर सके, ठीक है। द इंटीग्रिटी ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया रिपब्लिक, इंटीग्रिटी मतलब जोड़ के रखना, ठीक है। सो इन सब वर्ड्स को आई थिंक इट इज क्लियर, ठीक है। तो आप एक बार इनको रीड कर लेंगे तो यू कैन अंडरस्टैंड कि हाँ ये वर्ड्स जो है वो प्रियम्बल में थे। प्रियम्बल भी हम पढ़ेंगे, डोंट वरी, ठीक है। अभी हम सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना उस पर फोकस कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आता है 22 जनवरी 1947 द रेजोल्यूशन वॉज यूनानिमसली अडॉप्टेड, ठीक है। ये प्रेजेंट कब किया गया? 13 दिसंबर को, 13 दिसंबर 1946 में ये प्रेजेंट किया जाता है। देन 22 जनवरी को 1947, जिस साल हमारा देश आजाद होता है, उस साल इसको अडॉप्ट कर लिया जाता है, ठीक है। ओके, नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, ये दोनों नाम अभी मैंने पीछे आपको बताया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। अब देखिए देश आजाद हो रहा है 1947 में। अब जैसे ही आजाद होगा वैसे ही तो गवर्नमेंट नहीं बन सकती ना, गवर्नमेंट के लिए इलेक्शन करना जरूरी है, इलेक्शन में टाइम लगता है, जब तक इलेक्शन का पूरा प्रोसीजर होगा, ठीक है। हमारे देश में पहली इलेक्शन 1950 में हुई, देश आजाद हुआ 1947 में। अब तब तक कोई तो चाहिए जो सरकार चलाए, कोई तो चाहिए रूल करे। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी ना, क्योंकि वो इलेक्टेड हुई थी, है ना, लोगों द्वारा ही चुनी गई थी, बेशक इनडायरेक्ट वे में थी बट लोगों द्वारा ही चुनी गई थी, तो उन्होंने कहा कि ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की तरह भी काम करेगी और ये लेजिस्लेटिव बॉडी की तरह भी काम करेगी, ठीक है। लेजिस्लेटिव बॉडी मतलब जो कानून बनाती है, ठीक है। तो जब ये लेजिस्लेटिव बॉडी की तरह काम करेगी, जो कानून बनाने वाली बॉडी है, तब इसको जीवी मावलंकर प्रिजाइड करेंगे, ठीक है। सो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब वर्क करेगी लेजिस्लेटिव बॉडी की तरह, लेजिस्लेटिव बॉडी कौन हो गई? जो कानून बनाती है, ठीक है। तब जीवी मालवंकर उसके प्रेसिडेंट होंगे, और जब वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की तरह काम करेगी तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उसके प्रेसिडेंट होंगे, ठीक है। क्लियर है यहां तक? ओके। नेक्स्ट 22 जुलाई 1947 को अडॉप्ट किया जाता है हमारा नेशनल फ्लैग। नेशनल फ्लैग जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, जिसपे हम सब प्राउड फील करते हैं, वो कब अडॉप्ट किया गया? इट वॉज अडॉप्टेड इन 22 जुलाई 1947। ये ध्यान रखिए, ये हमारे आजादी से पहले की बात है। 15 अगस्त को हम आजाद हो रहे हैं, 22 जुलाई को ही नेशनल फ्लैग अडॉप्ट कर दिया गया था। और किसने अडॉप्ट किया था? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, ठीक है। और फाइनली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पास कब किया जाता है? बनके तैयार हो गया, उसे अडॉप्ट कर लिया, पास कर लिया, कब? 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 19, ये जो टाइमलाइन है ना, इट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि इनमें से क्वेश्चंस बनते हैं, अक्सर पूछे जाते हैं। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब बनके तैयार हो गया, कब वो अडॉप्ट हो गया, पास हो गया? 26 नवंबर 1949। लेकिन वो इनैक्ट कब हुआ? देखिए, अडॉप्शन और इनैक्टमेंट में फर्क है। अडॉप्शन का मतलब है उसे अपना लिया, उसे पास कर दिया, लेकिन जब वो लागू हो रहा है वो 26 जनवरी 1950 को। जस्ट अ सेक, यहां पे लिखती हूं मैं, विजिबल है? यस। इनैक्ट कब हो रहा है? 26 जैन 1950 को, जब हम
26 जनवरी को क्या बनाते हैं हम? रिपब्लिक डे, है ना। रिपब्लिक डे मतलब जिस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इनैक्ट हुआ। सो इनैक्ट ये हो रहा है 26 जनवरी 1950 में, लेकिन अडॉप्ट और पास किया गया 26 नवंबर 1949 में। ठीक, क्लियर है। और 24 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इलेक्ट करती है एज अ फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग को भी अडॉप्ट किया जाता है। सो नेशनल फ्लैग कब अडॉप्ट कर रहे हैं हम? 22 जुलाई, ठीक है, 1947, ठीक है। और नेशनल एंथम और नेशनल एंथम प्लस सॉन्ग को कब हम अडॉप्ट कर रहे हैं? 24 जनवरी, यस, 24 जनवरी 1950, ठीक है। और 24 जनवरी को ही चुने जाते हैं पहले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, दैट इज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इनेक्ट किया जाता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950। क्लियर है? ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ही हमारी पहली पार्लियामेंट बनती है। तो पार्लियामेंट बनने के बाद इट इज कॉल्ड कि जो वही अपने आपस में बैठ के चुनते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को हमारा पहला प्रेसिडेंट, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब तक लेजिस्लेटिव बॉडी की तरह काम करती थी तो जीवी मालवलंकर उनको प्रिजाइड करते थे, और जब वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की तरह काम करती थी तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उनको प्रिजाइड करते थे। ठीक है, क्लियर है? ओके। नेक्स्ट, दिस इज ऑर्गेनाइजेशनल कमेटी। वो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई ना, उसमें कुछ कमेटीज बनाई गई। जैसे हमारा देश की सरकार बनती है तो अलग अलग पोर्टफोलियो होते हैं ना, अलग अलग मिनिस्ट्री होती हैं, हेल्थ की, फाइनेंस की, एजुकेशन की। तो जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन में हर चीज़ को इंक्लूड करना है कि एजुकेशन सिस्टम कैसा होना चाहिए स्वतंत्र भारत में, है ना, हेल्थ कैसी होनी चाहिए, अच्छा स्ट्रक्चर कैसे बनाने चाहिए, डेवलपमेंट कैसी होनी चाहिए। ये सब चीज़ें सोचने के लिए अलग अलग कमेटी बनाई गई कि ये कमेटी इस बारे में सोचेगी, ये कमेटी इस बारे में प्रोविजन बनाएगी। ठीक है, तो उन कमेटी के कौन कौन से हेड थे ये लिखे गए हैं। इसमें से जो इंपॉर्टेंट कमेटीज हैं, फर्स्ट इज जो अक्सर एग्जाम्स में पूछी गई हैं अभी तक, रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी, जिनके चेयरपर्सन थे राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ये तीनों तो आप ध्यान रख लीजिए कि ये तीनों राजेंद्र प्रसाद। रूल्स ऑफ प्रोसीजर, स्टीयरिंग कमेटी, स्टाफ एंड फाइनेंस कमेटी। आप कोई भी निमोनिक बना के, कोई भी तरह का रिलेशन स्टैब्लिश करके इनको याद कर सकते हैं। ठीक है, तो राजेंद्र प्रसाद मोस्टली ये मैक्सिमम पूछी जाती है। ठीक है, पहली वाली रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी, राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, नेक्स्ट आती है ये इंपॉर्टेंट फ्लैग कमेटी। ठीक है, इसके भी कौन हेड है? राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है ये जवाहरलाल नेहरू की कमेटी, दिस टू, दैट इज यूनियन पावर कमेटी एंड यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। ठीक है, पावर कमेटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी एंड वेरी इंपॉर्टेंट ड्राफ्टिंग कमेटी। ये तो बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है, इवन यूपीएससी में भी पूछा जाता है, स्टेट सिविल सर्विसेज में भी पूछा जाता है। ड्राफ्टिंग कमेटी के कौन है? चेयरपर्सन बी.आर. अंबेडकर। तो जवाहरलाल नेहरू, बी.आर. अंबेडकर एंड राजेंद्र प्रसाद। बाकी अगर आपसे लर्न होते हैं यू कैन लर्न इट, बट ये तो आपको माइंड में रखने ही रखने हैं। ठीक है, ओके। नाउ दीज आर सम फैक्ट्स जो आप ध्यान रखें, ठीक है, जिन पे क्वेश्चंस डायरेक्ट फैक्चुअल्स पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, जैसा भी बताया, 24 जनवरी को चुने गए थे, दैट इज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू। फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर वॉज मौलाना अबुल कलाम आजाद। ठीक है, एजुकेशन मिनिस्टर पहले मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल। इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था देश को जोड़ने का, इसलिए इनको आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो गुजरात में है वो इन्हीं का बना है। ठीक है, देश को एकजुट करने में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सो इट इज, ही वॉज फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया इज जवाहरलाल नेहरू। फाइनेंस मिनिस्टर षणमुख शेट्टी।
ठीक है, इजीली आप लर्न कर सकते हैं, एक दो बार आप रीड आउट करेंगे आपको ये लर्न हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट, फर्स्ट कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर अमृत कौर, एंड फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया सी राजा गोपालाचारी। ये भी पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, और टोटल टाइम पीरियड कितना लगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में, दैट इज 2 years 11 months and 18 days। सो दैट वाज अबाउट मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कैसे उसका पहला कंसेप्ट आया, किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन बैठी, किस तरह से उस असेंबली के मेंबर्स इलेक्ट हुए, कौन कौन मेंबर्स थे, फिर किस तरह से उन्होंने काम किया, कौन कौन सी कमेटी बनी, और फर्स्ट मिनिस्टर्स कौन थे। आज के वीडियो लेक्चर में हमने इसके बारे में पढ़ा है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आर्टिकल्स हैं, कितने इंपॉर्टेंट शेड्यूल्स हैं, कौन से पार्ट्स इंपॉर्टेंट हैं, उनका एक ओवरव्यू हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। ठीक है, सो दैट इज इट फॉर टुडेज लेक्चर। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।